संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। सटीक उत्तर हो जाएगा ए, अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक की अभियोग्यता के विकास से है, जो मुख्यतः बौद्धिकता से संबंधित होता है। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। इसलिए आपका विकल्प ए सही है। आगे है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में। जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत 11 वर्ष की आयु में होती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। आपका सटीक उत्तर बी हो जाएगा, कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। ये नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा नहीं है, ये है आपकी औपचारिक शिक्षा, जो निश्चित स्थान पर निश्चित व्यक्तियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यानी जो स्कूल की, विद्यालय की, कॉलेज की जो शिक्षा है, ये आपकी औपचारिक में आएगी। आगे है यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उपगल ग्रंथि का। सटीक उत्तर ए के साथ जरा पीयूष ग्रंथि। और एक प्रश्न और याद कर लीजिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो याद रखना पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आगे है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? 11 साल से 18 साल, 12 साल से 18 साल, 12 साल से 16 साल, 13 साल से 18 साल। तो आपका सटीक उत्तर बी के साथ जा रहा है, 12 साल से 18 साल। 12 साल से 18 साल। इन्होंने मानव विकास को 4 अवस्थाओं के अंतर्गत विकासित किया। 4 अवस्था कौन कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है, किशोरावस्था 12 से 18 तक है और वयस्कावस्था 18 वर्ष के बाद है। ये किसके अनुसार? अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। आगे है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता या अधिगम या अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा डी, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इसलिए होगा कि अभिप्रेरणा एक अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि आवश्यकता से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है और आवश्यकता पूर्ण होने के बाद अभिप्रेरणा भी शांत हो जाती है। आगे है गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से या संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से। आपका सटीक उत्तर बी के साथ जरा है, संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर संवेगात्मक बुद्धि नामक एक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। अगर पुस्तक का नाम आ जाए, इस संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखना है गोलमैन। आगे है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है अधिगम,
अभिप्रेरणा, संवेग, प्रत्यक्षीकरण। अस्थाई जब हो जाए तो उसे अधिगम कहते हैं। क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। ये आपका निगेटिव प्रश्न के लिए निगेटिव उत्तर है। आगे है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। सटीक उत्तर होगा व्यवहारवादी। आगे है, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना, प्रेरणा से निगमन की तरफ बढ़ना। आपका सटीक उत्तर ए के साथ जा रहा है, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। आगे हम देखते हैं 12वां प्रश्न, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, यानी निगेटिव प्रश्न जैसा है। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, या विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, या केवल लिखने पर बल हो, उपयुक्त सभी। ये सभी आपका ये निगेटिव उत्तर लग रहा है, इसलिए हम सभी पर मारेंगे। आगे है, 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। आपका सटीक उत्तर किसके साथ जा रहा है? ए के साथ जा रहा है। ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। 14वां देखते हैं, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि, दल अध्ययन विधि। सटीक उत्तर आपका ए के साथ जा रहा है, समस्या समाधान विधि। क्या होगा? समस्या समाधान विधि। आगे 15वां, गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन, मृत्यु का अध्ययन, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान। सटीक उत्तर सी के साथ जा रहा है, विकासात्मक मनोविज्ञान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग, साधन संपन्न बालक। निगेटिव प्रश्न पूछा है तो हम क्या करेंगे? निगेटिव, साधन संपन्न बालक लगाएंगे, यही सही है। आगे है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं प्रतिभाशाली या सामान्य, अधिगम अपंगता युक्त या मंदित बालक। सटीक उत्तर आपका डी के साथ जा रहा है, मंदित बालक। सामान्य से जब कम रहे तो उसे मंदित बालक कहते हैं। आगे है, किस प्रकार के विकास में एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास। सटीक उत्तर सी के साथ जा रहा है, बौद्धिक विकास। क्या जा रहा है? बौद्धिक विकास। एकाग्रता सृजनात्मकता व्यक्ति के बौद्धिक स्तर तथा चिंतन पर आधारित होता है। एकाग्रता से चिंतन स्तर को और ऊपर लाया जा सकता है, जिससे सृजनात्मकता की उत्पत्ति होती है। आगे है, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक है। कौन है? गिलफोर्ड या कैटेल, थॉर्नडाइक या ईस्टर। आपका सटीक उत्तर जो हो जाएगा
वो 19 का जा रहा है डी के साथ। किसके साथ? डी के साथ जा रहा है, थर्ड टर्न हो जाएगा। इन्होंने ही बुद्धि के 7 कारक बताए हैं। बुद्धि के 7 क्या बताए हैं? 7 प्राथमिक सिद्धांत बताए हैं। सातों का नाम आप याद कर लीजिए। सांख्यिकी योग्यता, शाब्दिक योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, वाचिक या तार्किक योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। इस सिद्धांत ने बुद्धि परीक्षण एवं उनमें सम्मिलित किए जाने वाले बिंदुओं को स्पष्ट रूप प्रदान किया। इस सिद्धांत को बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह कारक सिद्धांत। आगे है प्रक्षेपण विधियाँ किसके आकलन के लिए उपयोगी है? बुद्धि के, या अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के, या व्यक्तित्व के, या अभिरुचि के। आपका सटीक उत्तर जा रहा है सी के साथ, व्यक्तित्व के। आगे है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, या उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। आपका 21 का सही उत्तर सी है, सी के साथ जा रहे हैं। यानी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए अगर उसको कम दिखाई देता है। आगे है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। सटीक उत्तर ए के साथ जा रहा है आपका विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता पर। जब सभी विद्यार्थी मिलकर के आपस में सामंजस्य बना करके एक साथ ग्रुप में कार्य करते हैं तो क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया अति प्रभावी होता है। आगे है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। सटीक उत्तर हो जाएगा तार्किक विधि। स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभव अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। प्रत्याह्वान विधि, पहचान विधि तथा पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है तथा तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। अब आपसे स्मृति पूछा है, बौद्धिक पूछा होता तो तार्किक लगता, लेकिन स्मृति पूछा है तो प्रत्याह्वान और पहचान और पुनः सीखना ये है स्मृति, आपका तार्किक बुद्धि वाला है। आगे है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया? गेसेल, हरलाक, मेरेडिथ, डगलस और होलैंड। नई नई हर पल बदलता है, यानी हरलाक के साथ जाइए, हर पल नई नई आ रहा है। आगे है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से। आपका सटीक उत्तर ए के साथ जा रहा है शारीरिक विकास से। आगे है विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन। यहाँ ध लिखा हुआ है, छपा हुआ है, पेपर मिसप्रिंट है, यहाँ आपको ह मानना है। बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सटीक उत्तर हो जाएगा डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आगे है 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? कैटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड वीने, वुडवर्थ। सटीक उत्तर सी के साथ जा रहा है अल्फ्रेड वीने। आगे है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का,
अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। सटीक उत्तर ए के साथ जा रहा है, बालक का। आगे है, आवृत्ति वितरण को एक रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विद्यार्थियों में से क्या एक विधि है? क्या आकृति होगा, या स्तंभाकृति होगा, या गुम्फाक्षर आकृति होगा, या स्वलिखित आकृति होगा? सटीक उत्तर बी के साथ जा रहा है, स्तंभाकृति। आगे है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आपका हिंदी आ गया। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा अथवा क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व इत्यादि जो है आपके भाववाचक संज्ञा है। अब आपको संज्ञा भी जानना चाहिए कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आगे है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? आपका सटीक उत्तर सी के साथ जा रहा है, मानस का हंस। आगे है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की जो है यात्रा है मेरी तिब्बत यात्रा। और यात्रा वृतांत कुछ और भी याद कर लीजिए। मेरी लद्दाख यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन का है। किन्नर देश में ये भी राहुल सांकृत्यायन का है। घुमक्कड़ साथ ये भी राहुल सांकृत्यायन का है। यात्रा के पन्ने ये भी राहुल सांकृत्यायन का है। एशिया के दुर्गम भूखंड ये भी राहुल सांकृत्यायन का है। आगे है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? जब विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो उसे हम संबोधन बोलते हैं कारक में। यहाँ संबोधन दिखाई दे रहा है, आपको संबोधन लगाना है। आगे है, डॉक्टर नगेंद्र के किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद। तो डॉक्टर नगेंद्र ने अपने छायावाद को यानी डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल युग के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। याद रखना है, डॉक्टर नागेंद्र ने छायावादियों को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। आगे है, उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। आपका सटीक उत्तर जा रहा है सी के साथ, अव्ययभाव। उपकुल में अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है, अथवा जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति का हो वह अव्ययभाव समास होता है। आगे है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ होगा, या सुविज्ञ होगा, विद्वान होगा, या निगूढ़ होगा। गूढ़ रहस्य नहीं जानता तो निगूढ़ होता, लेकिन गूढ़ रहस्य जानता है इसलिए मर्मज्ञ होगा। क्या होगा? मर्मज्ञ।
वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जुड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। सटीक उत्तर होगा प्रत्यय। क्या हो जाएगा? प्रत्यय। अंत में जुड़े तो प्रत्यय और शुरू में जुड़े तो उपसर्ग। और अव्यय क्या है और समास क्या है ये भी जान लीजिए। समास जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक सार्थक और संक्षिप्त शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अव्यय क्या है? अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल या जैनेन्द्र, अज्ञेय या उपेंद्रनाथ अस्त। त्यागपत्र। सटीक उत्तर आपका हो जाएगा बी। सटीक उत्तर बी यानी जैनेन्द्र हो जाएगा। त्यागपत्र का जैनेन्द्र का उपन्यास है। त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोह व्यक्तित्व का चित्रण है। स्त्री के विद्रोह व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला मुख्य पात्र है। पात्र अगर पूछ दे तो 3 पात्र याद रखना। मृणाल, प्रमोद, शीला क्या है? इसके मुख्य पात्र है। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास को भी देख लेते हैं। परख ये भी जैनेन्द्र का है। सुनीता ये भी जैनेन्द्र का है। त्यागपत्र देख ही रहे हो। और कल्याणी ये भी उन्हीं का है। सुखदा ये भी जैनेन्द्र का है। विवर्त ये भी जैनेन्द्र का है। व्यतीत ये भी जैनेन्द्र का है। जयवर्धन ये भी उन्हीं का है। मुक्तिबोध है। यशपाल के मुख्य उपन्यास। अब हम देखते हैं, जैनेन्द्र तो देख लिए, यशपाल का देखते हैं। यशपाल के है झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, ये उन्हीं की है। किसकी? यशपाल की। अब अज्ञेय का कुछ देखते हैं। अज्ञेय का क्या है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। याद रखिए अज्ञेय के उपन्यास है। अग्नि के उपन्यास कौन कौन से है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये अज्ञेय के उपन्यास है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा। उसने मुझसे पास आने को कहा। उसने मुझे पास आने को कहा। उसने मेरे को पास आने को कहा। आपका सटीक उत्तर जा रहा है सी के साथ। उसने मुझे पास आने को कहा। आगे है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, विवेश, विशेष, विशेष। आपका पहला विकल्प यानी ए सही है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंग कर्तव्य मूठ होना, झगड़ालू होना। सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख होना। 42 का मूर्ख होना हो जाएगा। आगे है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध, यशोधरा। आपका 43 का जो सटीक उत्तर होगा वो होगा बी, कामायनी। अब ये भी याद रखिए कि कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कुछ और रचना को देख लेते हैं। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, चित्राधार। क्या क्या है? जयशंकर प्रसाद के कुछ और, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, चित्राधार। जबकि मैथिली शरण गुप्त के साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, रंग में भंग, भारत भारतीय, द्वापर, पंचवटी, ये सब मैथिली शरण गुप्त के हैं। एक बार और दोहरा लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के क्या क्या है? रंग में भंग, भारत भारती, यशोधरा इसमें है ये है, जयद्रथ वध है ये है, साकेत है ही, द्वापर एक और याद कर लीजिए, और एक हो गया पंचवटी। बस इतने ही में से आपको आने वाला है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है।
आगे है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। आपका सटीक उत्तर ए के साथ जा रहा है, द्विगु समास। जिसमें आपका गिनती और गणना आ जाए वो होता है द्विगु समास। क्या हो जाता है? द्विगु समास। और जिसमें और लगा हो वे होता है द्वंद्व समास। जिसमें कारक लगा हो वो होता है तत्पुरुष समास। और जिसका कुछ अन्य अर्थ निकले वो बहुव्रीहि समास होता है। वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका क्या हुआ, चौराहा में द्विगु समास। वर्णों के उस समूह 45 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा दत्ताश्री, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। सटीक उत्तर बी के साथ जा रहा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचना जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। आगे है बिना पढ़ा हुआ अंश। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। सही उत्तर ए होगा, अपठित। जो बिना पढ़ा हो उसे अपठित कहते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी या शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा कर। आपका सटीक उत्तर जा रहा है ए के साथ। वर्तनी एवं शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल हरना। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरठा। क्या हो जाएगा? सूरठा हो जाएगा। सूरठा क्या है? सूरठा एक अर्थ सम्मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होता है और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होता है। जबकि अगर दोहा दिया जाए तो दोहा के प्रथम एवं तृतीय में 13-13 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। लेकिन ये उल्टा हो गया, इसलिए इसको सूरठा कहते हैं। दोहे का उल्टा सूरठा होता है। बच्चों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी व्यक्ति के साथ रहते हो। आपका सटीक उत्तर ए के साथ जा रहा है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। वे कथन जो अपनी व्यवहार में सामान्य रूप से उपयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्कसंगत कथन। सही उत्तर ए के साथ जा रहा है, अनौपचारिक कथन। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार, अपनापन। सही उत्तर हो जाएगा उपकार। क्या हो जाएगा? उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय और माधुरी। सटीक उत्तर बी के साथ जा रहा हिंदी प्रदीप। इलाहाबाद से है। हिंदी प्रदीप का जो संबंध है वो कहाँ से है? इलाहाबाद से है।
आगे देखते हैं। पराधीन सपने ही सुख नाही, किस रचनाकार की पक्ति है। कबीरदास, रैदास, सूरदास और आपका तुलसीदास। पराधीन सपने ही सुख माही, ये आपको देखने को मिला होगा। ये कभी पढ़े होंगे तो आप तुलसीदास के रामायण में पढ़े होंगे। तो रामायण जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित है। तो आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? रामायण यानी तुलसीदास हो जाएगा। 53 का तुलसीदास हो जाएगा, क्योंकि ये रामचरितमानस का है। आगे 54, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। सटीक उत्तर सी के साथ जा रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक रहे। यह मासिक पत्रिका है। 1920 के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी कुछ नहीं लिखे हैं, इसलिए आपको 1920 तक याद रखना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने 1903 में सरस्वती का संपादक बने। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। सटीक उत्तर हो जाएगा कलरव। कलरव में कोई मात्रा नहीं है। कलरव में कोई मात्रा नहीं है। आगे है, तरन तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाये में कौन सा अलंकार है? आपका सटीक उत्तर हो जाएगा अनुप्रास। क्यों? इसलिए कि जहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। तर 2 बार दिया है। तरन तनुजा तट तमाल, तरुअर बहुछाये में कितनी बार तो आया है? 5 बार तो आया है। जिस वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह और वक्तव्य। सटीक उत्तर हो जाएगा वर्ण शब्द। जब तक से किसी शब्द का वर्ण का अर्थ नहीं निकले वर्णों के उस समूह को कहते हैं। जो निश्चित अर्थ निकालता हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे हम कर लिखते हैं, कर एक शब्द बन गया। कोई काम को करने को हम कहते हैं कर। लेकिन अगर हम कग लिखते हैं, कग से कोई शब्द नहीं बनता है तो हमारा शब्द नहीं हुआ। आगे है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 58 यानी 58, 59, 60, 30 जो प्रश्न हैं वो आपके गद्यांश से दिए गए हैं और इसको अच्छे से पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। बड़े थे तो 5 साल, लेकिन पढ़ाई में 3 क्लास ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। 5 साल भले ही बड़े थे, लेकिन जिस सन में मैंने पढ़ना शुरू किया उसी सन में वे भी पढ़ना शुरू किए। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद की पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? बुनियाद की पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी
शालीनता इसी बात में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। जैसे एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, भाई भाई, श्रीयुत, राधे श्याम। इनके बाद आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इन पहेली का कोई हल निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वे 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह और बड़ी बात थी। प्रश्न है, उम्र में 5 साल का और पढ़ाई में 2 कक्षाओं का अंतर बताता है कि छोटे भाई की उम्र घटा दी गई थी। बड़ा भाई पढ़ने में तेज न था। छोटा भाई 1 वर्ष में 2 कक्षाएं उत्तीर्ण कर गया था। बड़े भाई को देर से स्कूल भेजा गया था। आपका सटीक उत्तर 58 का बी जा रहा है। बड़ा भाई पढ़ने में तेज न था। क्या हो जाएगा? इसके गद्य के अनुसार बड़ा भाई पढ़ने में तेज न था। आगे 59 देखते हैं। कॉपी पर लिखे गए शब्दों व चित्रों से किस मन स्थिति का पता चलता है? भटकाव, एकाग्रता, अध्ययनशीलता, तत्चित्र होना। सटीक उत्तर ए के साथ जा रहा है, भटकाव। कॉपी पर लिखे शब्दों व चित्रों से किस मन स्थिति का पता चलता है? भटकाव का। बड़ा भाई किस अधिकार से लेखन पर निगरानी रखता है? कक्ष में होने से, बड़ी कक्षा में होने से, पिता के निर्देश पर, बड़ा होने के नाते, शक्तिशाली होने के नाते। सटीक उत्तर सी जा रहा है, बड़ा होने के नाते। अब आपका अंग्रेजी आ गया। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। एबिलिटी का अपोजिट आपको निकालना है। एबिलिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो सटीक उत्तर हो जाएगा इनएबिलिटी। क्या हो जाएगा? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी किस विकल्प में है? 61 का डी हो जाएगा, इनएबिलिटी। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। कह रहा है चूज, सोचिए। करेक्ट वर्ड में शब्द, करेक्ट शब्द जो सही है। म्यूजिक, जैक लव्स, म्यूजिक लव्स जैक, जैक लव्स म्यूजिक, जैक म्यूजिक लव्स। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? जैक लव्स म्यूजिक। जैक जो था वो म्यूजिक पसंद करता था। आगे है, विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लवली। कह रहा है लवली का अपोजिट कौन सा है? एंटोनिम होता है विपरीतार्थक, अपोजिट विरोध, विलोम शब्द। एंटोनिम माने विलोम शब्द। लवली का विलोम कौन सा है? टाल, अगली, ड्राप, ऑफुल। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा पहला, टाल। बाकी सब क्या है? कह रहा है विच इज नॉट, कौन विलोम शब्द नहीं है। ये आपके जो 3 है वो किसी न किसी तरह से विलोम में जा रहा है, लेकिन जो टाल है, टाल मीन्स लंबा हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट अपोजिट। आपको करेक्ट अपोजिट विलोम शब्द ढूंढना है। ही डील्स, ही डील्स के साथ यहाँ अपोजिट क्या बैठेगा? राइस है, डील्स राइस। गैप जगह पर क्या भरा जाएगा? तो आपका विकल्प ए होगा।
क्या हो जाएगा? ए। डील्स इन राइस, क्या हो जाएगा? डील्स इन राइस। 64 में आपका ए हो गया। 65 देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको ड्रॉट का अपोजिट देखना है। आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? वीक्ड होगा, अरे सॉरी, फ्लूड होगा या ड्रीम्स होगा, ब्रॉड होगा या रिवर होगा। 65 में सटीक उत्तर आपका जा रहा है ए के साथ, आपका फ्लूड हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द वीक बॉय स्लेप्ट द गर्ल लाउडली। क्या हो जाएगा? वीक बॉय स्लेप्ट लाउडली। आपका सटीक उत्तर 66 का जा रहा है डी के साथ। किसके साथ? लाउडली के साथ। विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस? द टॉल गर्ल मीट अ बॉय। अब आपको इसमें एडजेक्टिव पूछा है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन की विशेषता बताता है। जो नाउन की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर टॉल गर्ल, लड़की कैसी है? लंबी है। लड़की कैसी है? तो लंबी है। तो लंबा जो है टॉल मीन्स लंबा। बाकी ये 3 गर्ल लड़की हुआ, बॉय लड़का हुआ, मिलना हुआ। तो मिलना हुआ ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन लड़की कैसी है, जब लड़की कैसी है की बात आ जाए तो जिसमें लग जाए, कर्ता में जिसमें क्या लग जाए, कैसा लग जाए और जो उत्तर निकल के आए वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो टॉल एडजेक्टिव हो गया। फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर। शैल वी गो टू द गिवन नाउ। 68 का उत्तर क्या होगा? क्या आई एम टू टायर्ड होगा, या इट इज़ वेरी गुड होगा, या नॉट एट ऑल होगा, या आई सपोज यू कैन होगा। 68 का आपका सी के साथ जा रहा है, नॉट एट ऑल। क्या हो जाएगा? नॉट एट ऑल। आगे है, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड? स्पून, माउथ। स्पून, माउथ। सफिक्स किसे कहते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। सफिक्स किसे कहते हैं जब तक से नहीं जानोगे तब तक से नहीं बना पाओगे। जिसके अंत में कुछ शब्द जुड़े, जिस शब्द के अंत में जुड़े, शब्द के अंत में जुड़ने वाले को सफिक्स कहते हैं। सफिक्स का अर्थ आपका हो गया प्रत्यय। क्या हो गया? प्रत्यय। और एक परफिक्स होता है। परफिक्स का अर्थ हो जाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय जब जान जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बना लोगे। तो स्पून के साथ हम फूल जोड़ेंगे, स्पून फूल, माउथ फूल, ये इसमें लग रहा है, यानी डी विकल्प सही जा रहा है। स्पून फूल, माउथ फूल। स्पून मीन्स चम्मच होता है, चम्मच भर। स्पून फूल, चम्मच भर। माउथ फूल, भरा हुआ मुंह। माउथ फूल, भरा हुआ मुंह। आगे है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। अब आपको प्रोनाउन ढूंढना है। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विथ। अब इट वाज माई ब्रदर कह रहा है, इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विथ। अब इसमें से आपको प्रोनाउन चूज करना है। क्या हर होगा, या सी होगा, या ही होगा, या हिज होगा। इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विथ। यहाँ पर आपका करेक्ट जो प्रोनाउन हो रहा है वो 70 का ए के साथ जा रहा है, हर के साथ। किसके साथ जा रहा है? हर के साथ जा रहा है। द करेक्ट प्रोनाउन इज हर। आगे देखते हैं,
What are words that spell the same backward card? सटीक उत्तर 71 का किसके साथ जा रहा है? 71 का आपका डी के साथ जा रहा है। 72 देखते हैं। चूज द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड। नीचे दिए गए शब्दों में आपको प्लूरल ढूंढना है, तो किसके साथ जाएगा? बॉक्स नहीं होगा, बॉक्सेस आपको 2 बार दे दिया गया है। बॉक्सेस क्या लिखा है? 2 बार लिखा है। तो यहाँ पर BOXES BOXES यानी दोनों विकल्प आपका सही हो रहा है। इसमें आपका दोनों विकल्प सही है। बॉक्सेज हो जाएगा। चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लिव। आपको सिंगुलर बताना है, लिव का सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अब आप ये पहले जानिए कि लीव्स मीन्स क्या होता है। ये पत्ती जो होती है, किसी पेड़ की पत्ती को हम लीफ बोलते हैं। इंग्लिश में LEAF ये आपका सिंगुलर है। लीफ मीन्स पत्ती, और एक से अधिक पत्ती हो जाएगा तो लीव्स हो जाएगा। तो एक से अधिक पत्ती दिया है आपको लीव्स। तो अब आप समझ ही गए हो कि हमें एक पत्ती बतानी है, तो लीफ मीन्स एक पत्ती हो जाएगा। आपका करेक्ट उत्तर डी सही है। आगे देखते हैं। चूज द बेस्ट आंसर। व्हाट इज योर सिटी लाइक? कह रहा है चूज द बेस्ट आंसर। सही उत्तर छाटिए। व्हाट इज योर सिटी लाइक? आपका जो पसंदीदा जो शहर है, व्हाट इज योर सिटी लाइक, यानी कौन से शहर को पसंद करते हो। आपने सिटी लाइक शहर नहीं यहाँ पर दिया है, आपको कुछ और तरीका रीजनिंग दिया है, आपको समझना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया, इट इज़ स्मॉल बट नाइस, आई लाइक इट अ लॉट, आई डोंट लाइक इट। आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? द बेस्ट आंसर इज इट इज़ स्मॉल बट नाइस। यह छोटा है बट अच्छा है। यह छोटा है बट अच्छा है। तो इसमें कौन सा है? इट इज़ स्मॉल बट नाइस, यानी विकल्प बी के साथ जा रहा है। आपका सटीक उत्तर विकल्प बी है। चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। असेंट के नियरली मीनिंग, इसके मिलते जुलते ऑप्शन को ढूंढना है। नियरली के ऑप्शन को ढूंढना है। क्या न्यू होगा, या मिंट होगा, या एट होगा, या सेज होगा। तो सटीक उत्तर आपका सी के साथ जा रहा है, जो AGED है। यही आपका सटीक उत्तर होगा। द ऑप्शन नियरली द सेम इन मीनिंग एज इन एसेंट, विच मीन्स belong to be very distant past and no longer in existence। आगे है चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग प्लेंटी। प्लेंटी का अर्थ क्या होता है? जब तक से नहीं जानोगे अर्थ नहीं ढूंढ पाओगे। क्या लॉट होगा, या स्केर्स होगा, या गिफ्ट होगा, या बोनस होगा। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा लॉट। प्लेंटी का अर्थ होता है छोटा, सीमित। जो सीमित मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, उसे ही हम प्लेंटी बोलते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि गिफ्ट मीन्स तो उपहार हो जाएगा। स्केयर्स मीन्स क्या होता है? स्केयर्स एक फैलाव को बोलते हैं, फैलाना। बोनस भी कहा जाता है कि हम आपको बोनस दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं। तो ये कम का जो है नियरली नहीं हुआ। हमारा नियरली किसका हुआ? यानी ऑप्शन द नियरली ऑफ सेम इन द मीनिंग लॉट होगा। प्लेंटी का क्या हो जाएगा? प्लेंटी का लॉट हो जाएगा। यहाँ पर प्लेंटी छोटा का बड़ा, यानी चूज द ऑप्शन दैट नियरली द सेम इन मीनिंग। हाँ, यहाँ पर इसके मिलते जुलते, यहाँ पर आपका लॉट सही हो जाएगा। चूज द वर्ड that can join the two given sentence।
कह रहा है चूज कीजिए वर्ड शब्द को दैट कैन जोइन द टू गिवन सेंटेंस, जो दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है। राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। या बट होगा या एंड होगा या सो होगा या और होगा। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा और। डोंट राइट एट ऑल, तो यहाँ पर और हो जाएगा। कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन जोइन द टू गिवन सेंटेंस। कहा जाता है ना कि चावल लो या रोटी लो, चावल लो या रोटी लो, तो हम बोलेंगे राइस और क्या कहते हैं ब्रेड, राइस और ब्रेड, चावल लो या रोटी लो, तो और लगा करके हम उसको जोड़ते हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आपका सटीक उत्तर इसके अनुसार और हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट कैन जोइन द टू गिवन सेंटेंस। सी इज प्रेटी, यहाँ ऊपर आपको प्रॉपरली के साथ और हुआ है, यहाँ पर आपको अब प्रेटी के साथ जोड़ना है। क्या बट होगा या बिकॉज होगा, विल होगा या नॉट होगा। आपका सटीक उत्तर जो होगा वो बट होगा। क्या होगा? बट होगा। द वर्ड दैट कैन जोइन द टू गिवन सेंटेंस इज बट। सी इज प्रेटी बट प्राउड, वह दयाल प्रेटी, वह सुंदर तो है लेकिन क्या है, वह प्राउड घमंडी भी है। वह सुंदर है बट घमंडी है, वह सुंदर है बट घमंडी है। यहाँ पर बट बैठ रहा है। आगे है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अब आपको यहाँ गैप वाले जगह पर भरना है यू शुड। अब गैप जगह पर क्या भरा जाएगा? योर होमवर्क। यहाँ पर मेक भरेगा या डू भरेगा या वर्क भरागा या जी भरा जाएगा। यू शुड मेक योर होमवर्क या डू योर होमवर्क या वर्क योर होमवर्क या गिव योर होमवर्क। आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? वो आप कह रहा है कि यू शुड योर होमवर्क, तो यू शुड डू योर होमवर्क। आपको अपना कार्य करना चाहिए। आप अपना कार्य किए या आप, तो यहाँ पर यू शुड डू, यहाँ पर डू मीन्स करना हो जाएगा, यानी सटीक उत्तर भी जा रहा है। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ भी भरना है देयर आर नॉट पीपुल हियर। क्या मच होगा या मेनी होगा या अलॉट होगा या सम होगा। देयर आर नॉट मेनी पीपुल हियर या मच पीपुल हियर या अलॉट पीपुल हियर या सम पीपुल हियर। सटीक उत्तर आपका बी जा रहा है। क्या जा रहा है? बी, मेनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनी हो जाएगा। यहाँ पर होगा देयर आर नॉट मेनी पीपुल हियर। देयर आर नॉट मेनी पीपुल हियर, यहाँ अधिक लोग नहीं है। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ईआर एट इट्स एंड फॉर न्यू वर्ड। सून, क्विक, टाइम, वीक। आपका जो सटीक उत्तर जा रहा है उसी के साथ जा रहा है, यानी टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। सूनर, क्विकर किसमें लग सकता है? सूनर हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। इस तरह से आपका इसमें क्या जुड़ाएगा? ईआर। मिस्टेक हो गया, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर आपका जो दे रहा है वो ऑप्शन आपका गलत दिया है। अब मैं सही बता रही हूँ। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट बी ER8 इन द फ्रॉम न्यू वर्ड। कह रहा है किसमें आप ER नहीं लगाएंगे, किसमें आप ER नहीं लगाएंगे।
तो कह रहा है कि ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा, टाइम के साथ। किसके साथ जाएगा? टाइम के साथ, क्योंकि हम सून में तो ई आर लगा देंगे तो सूनर हो जाएगा, क्विक में ई आर लगाएंगे तो क्विकर हो जाएगा, और वीक में ई आर लगाए तो वीकर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कभी कभी ये प्रूव करते हैं तो टाइम ई आर जो है इज़ नॉट ऑफ एनी, हम टाइम में टाइमर जो है इसका यूज अक्सर नहीं करते हैं। सटीक उत्तर आपका टाइम हो जाएगा। दिस इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वायरल। कौन सा क्वायरल का पर्यायवाची नहीं है? क्या अर्जमेंट होगा, या रिकरिंग होगा, या डिस्कॉर्ड होगा, या क्वेरी होगा? क्वायरल मीन्स क्या होता है? क्वायरल का अर्थ होता है झगड़ना। तो 82 का सटीक उत्तर आपका डी के साथ जा रहा है, क्वेरी। क्या हो जाएगा? क्वेरी हो जाएगा। क्वेरी इज नॉट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड क्वायरल। आगे है, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द लीव्स वेयर येलो एंड स्टिकी। लीव्स वेयर येलो स्टिकी। आपका सटीक उत्तर होगा बी। क्या हो जाएगा? बी होगा, वेयर हो जाएगा। द लीव्स वेयर येलो एंड स्टिकी। कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्ब इन गिवन। वर्ब पूछ रहा है, क्रिया पूछ रहा है। जब वेयर को हटा दोगे तो आपका क्रिया नहीं होगा। जैसे ही वेयर हटाओगे आपका सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। आपका वर्ब क्या है? वेयर। वेयर मीन्स थे होता है, वाज मीन्स था, उसी का अपोजिट, उसी का प्लूरल वेयर होता है। आगे है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। अब आपको कौन सा करेक्ट सेंटेंस बनाया है सही से उसको चूज करना है। आई लेंट माई पेंसिल हिम, माई पेंसिल आई लेंट हिम, माई पेंसिल हिम आई लेंट हिम माई पेंसिल। आपका सटीक जो उत्तर जा रहा है वो डी के साथ जा रहा है, आई लेंट हिम माई पेंसिल। आगे होगा, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन एड लाई एट द एंड टू फ्रॉम अ न्यू वर्ड। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? क्या सून होगा, या लेट होगा, नाउ होगा, या फास्ट होगा? सटीक उत्तर होगा लेट। क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड। प्रीफिक्स का अर्थ होता है पहले जुटना, यानी जो पहले जुटता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में जुटता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं और उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। अब इसमें आपको प्रीफिक्स पूछा है, टेक, चीप, बिहेव। क्या नॉन होगा, या डिस होगा, या इन होगा, या मिस होगा? सटीक उत्तर डी के साथ जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिस्टेक। टेक के आगे मिस लग जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। चीप के आगे मिस लग जाएगा, मिसचिप होगा। बिहेव के आगे मिस लग जाएगा, मिस बिहेव होगा। यानी आपका मिस जो है सटीक प्रीफिक्स होगा। आगे है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपको रिसीव का स्पेलिंग चूज करना है। रिसीव का स्पेलिंग कौन सा सही है? RICIEVE, RECIEVE, या RICEIVE, या RECEIVE? सटीक उत्तर आपका डी होगा। क्या हो जाएगा? डी होगा। रिसीव का सटीक स्पेलिंग होता है RECEIVE। REC याद करना, RECEIVE, RECEIVE। चूज द करेक्ट स्पेलिंग।
इसमें भी स्पेलिंग छांटना है। पोसेस, 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 पोसिस। आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सटीक उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पोसेस कहलाता है। पोसेस का स्पेलिंग क्या होगा? POSSESS। PO से पो हो गया, SSES से शेष हो गया। पोसेस क्या बोलते हैं? पोसेस, POSSESS। आगे है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 89 एंड 90। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 से 90 तक, यानी टू क्वेश्चन आपको पैसेज से पढ़ना है और बताना है। पॉवर्टी इज क्रूअल बट इट इज क्रेबल द ओनली नॉन क्रू इकोनॉमी प्राग्मेटिक इंटेंट ऑफ ओनली। इस तरह से आप पढ़िए और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको आंसर बताना है। 89 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपेंड। डिपेंड का अपोजिट बताना है। यूज इन द पैसेज, जो पैसेज में प्रयोग हुआ है। आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? 89 का जो होता है वो पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही है। 90 का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द अथर, यहाँ पर जो पूछा है, क्या पूछा है? इकोनॉमिक्स। यहाँ पर सही उत्तर आपका 90 का क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हैज बार्ली एड एंड रिजल्ट। अब आपका भाग 2 खत्म हुआ। वैकल्पिक भाषा 3 संस्कृत है। अव्यय भाव समास का उदाहरण है राजपुरुष, अधिहरि, द्वादश, पीताम्बर। तो जिसमें भी उपसर्ग लगा हो वो आपका अव्यय भाव समास है। अधि उपसर्ग लगा है तो अधिहरि हो जाएगा, यानी अव्यय भाव समास है। कारक में यदि प्रकृत है क्री तो प्रत्यय क्या है? सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? क्या रूम होगा या त्रिच होगा, धिय होगा या लूट होगा? सटीक उत्तर विकल्प ए है। अट प्रत्याहार के वर्ण है ए ओ तथा हयवट, हयट, अ ई उट, स्वर तथा हयवर, अ ऊट। 63 का जो सटीक उत्तर जा रहा है वो सी के साथ जा रहा है, स्वर तथा हयवर। यही आपका अट प्रत्याहार के वर्ण है, स्वर तथा हयवर। उपकृष्णम में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। उपकृष्णम। 64 का सटीक उत्तर किसके साथ जा रहा है? ए के साथ। क्यों जा रहा है? क्योंकि पहला पद अव्यय है, उप जो है अव्यय है, इसलिए अव्यय भाव समास होगा। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। एको नासिति, 80 में एक नहीं। 79 माने 79। 9सप्तति, 9सप्तति। 70 और 9 क्या होता है? 79 होता है। एको न सप्तति, 70 में एक नहीं, यही आपका हुआ, यानी 69 हुआ। विकल्प आपका डी सही हो रहा है। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? विकल्प आपका 65 का डी सही हो रहा है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ज्ञ, झ, ख, भ। आपका संयुक्त जो व्यंजन है वो आप समझ ही रहे हो कि कौन सा व्यंजन सही होगा। आपका जो है वो ज्ञ सही है। क्या है? 66 में कौन सा सही हो जाएगा? 66 में बी, यानी ज्ञ सही है। निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? ब्राह्मण पुराण, महाभारत, रामायण, बृहदारण्यकोपनिषद।
आपका सटीक उत्तर सी हो जाएगा। रामायण में 24,000 श्लोक है। आगे है पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। पत्यौ, पत्याम, पते, पतौ। आपका पहला विकल्प पत्यौ सही होगा। आगे है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। क्या द्वात्रिंशत् होगा या द्वित्रिंशत् होगा, द्वाधिक त्रिंशत् होगा या द्रौत्रिंशत् होगा? सटीक उत्तर जो होगा 69 का ए होगा, द्वात्रिंशत्। क्या हो जाएगा? द्वात्रिंशत्। आगे देखते हैं शिशु मोदकाय रोदित उदाहरण किसका है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणः का या तादर्थे चतुर्थी वाच्या का या अस्पृहे ऋषिता का या हितयोगे च का? आपका सटीक उत्तर 70 का जा रहा है बी के साथ, तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। उच्चई उदाहरण है अलिंग का, अनियत लिंग का, नियत लिंग का, इनमें से कोई नहीं। सटीक उत्तर होगा ए, अलिंग का। उच्चई जो है अलिंग का उदाहरण है। पठानी रूप है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पठ धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पठ धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सटीक उत्तर ए है। सटीक उत्तर ए है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इसका रूप चलेगा पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। आगे है 6 मिलकर बना है आधा च, आधा छ, आधा क, आधा छ, आधा क, आधा श, आधा च, आधा श। आपका सी विकल्प सही है, आधा क, आधा मूर्धन्य स। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है? कालिदास, भास, भारवी, श्रीहर्ष। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा डी, श्रीहर्ष। क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष। संस्कृत साहित्य में श्रीहर्ष कवि की रचना है। विद्वदौषधम यह कहा गया है। नैषधीय चरितम की रचना श्रीहर्ष ने की है। नैषधीय चरितम जो है किसका है? श्रीहर्ष का है, जो 22 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है। इसके बाद आपका जो एक और है वो क्या है? बृहत्त्रयी। क्या है? बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ नैषधीय चरितम है। यह महाभारत के वन पर्व के नलोपाख्यान से संबंध है। नैषधम विद्वदौषधम नैषधीय चरितम विद्वानों के लिए औषधि के समान है। नैषधीय चरितम की महत्ता के बारे में कहा गया है। उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। ये नैषधीय चरित्र की महत्ता के बारे में कहा गया है। जब पूछ देगा किसके महत्ता के बारे में कहा गया है कि उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी, तो याद रखना है नैषधीय चरित्र की महत्ता के बारे में यह वाक्य कहा गया है। तो आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर हो जाएगा श्रीहर्ष। क्या हो जाएगा? श्रीहर्ष। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है हस, सल, यड़, जस। आपका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? 85 का। 85 का सटीक उत्तर क्या होगा? 85 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी 75 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सल। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? र, हल, अल, ल। आपका जो सटीक उत्तर होगा डी होगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। आपका ल जो है ये प्रत्याहार नहीं है।
इनमें से लौ प्रत्याहार नहीं है। लड़ मध्य तू इति संज्ञक सूत्र से र तो प्रत्याहार बनता है, लेकिन लौ नहीं, लौ जो है लौ नहीं बनता है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? बाह्य प्रयत्नों की संख्या क्या 11 है या 5 है, 2 है या 8 है? तो याद रखना है दोस्तों, ये संख्या में 11 है बाह्य प्रयत्न। अब जानिए बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, घोष, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, त्वरित, ये आपके क्या है, ये बाह्य प्रयत्न है। अब अभ्यंतर प्रयत्न यदि पूछे तो ये संख्या में 5 बताना है। क्या बताना है? 5 बताना है। मनोरथ उदाहरण है विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, प्रकृत भाव का। आपका सटीक उत्तर ए हो जाएगा, विसर्ग संधि का। मनः धन रथ, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः धन रथ। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र क्या है? क्या रुच्यर्था नाम प्रियमाण होगा, या कर्मणा यम्भ्री प्रैति संप्रदानम होगा, या चतुर्थी संप्रदाने होगा, या अस्पृहेरिष्ट होगा? सटीक उत्तर आपका होगा विकल्प बी। 79 का विकल्प बी सही है। क्या सही है? बी सही है। आगे है अंतस्थ वर्ण है यड़, यवरल, अड़, अ, इ, उ, अ, स, सह, विसर्ग तथा अनुनासिक। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा यड़, यवरल। ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मह्यम संस्कृतम रोचते, या माम संस्कृतम रुचिकरम, या अहम संस्कृतम भाति, या मया संस्कृतम रोचते। सटीक उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा अहम एव मानयामि, अहम एव मन्ये, अहम एव मानामि, अहम एव मन्ये। 82 का सटीक उत्तर आपका बी के साथ जा रहा है, अहम एव मन्ये, अहम एव मन्ये। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा मह्यम गम्यते आपणम, मया आपणम गम्यते, अहम आपणम गच्छामि, अस्माभिः आपणम गम्यते। 83 का सटीक उत्तर बी के साथ जा रहा है, मया आपणम गम्यते। आपणम मीन्स बाजार होता है। आगे है पच धातु का कत प्रत्यय लग का रूप बनेगा पक्तः, पक्वः, पचितः, पाकः। सटीक उत्तर आपका बी के साथ जा रहा है, पक्वा हो जाएगा। पच धातु में कत प्रत्यय लगने पर पक्वा होगा। पच 90 संख्या है, क्या 590 या 95 या 59 या 905? सटीक उत्तर आपका जा रहा है बी के साथ। किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है, यानी 95 हो जाएगा। अव्यय शब्द समूह है सर्वत्र, अधुना, ऊपरी, अत्र, तत्र, तस्य, सा, ते, युवम, नमः, सह, ज्येष्ठ। सटीक उत्तर पहला है सर्वत्र, अधुना, ऊपरी। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है दिनेन पाठ पठित, दिने पाठ पठित, दिन पर्यत्नं पाठ पठत, दिनाय पाठ पठितः। सटीक उत्तर जो जा रहा है ए के साथ जा रहा है, दिनेन पाठ पठितः। अब आपका प्रस्तुत गद्यखंड के आधार पर 88 से 89 तक के प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तर, या आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद उत्तर बताइए। एकस्मिन् वसरे कदाचित् लक्ष्मी पार्वतीम् अवदत्
प्रेम्बा गौरी स्वपत्युनाम उत्यताम अन्यथा अहम क्रीडां जेन भवती ताडीम इति तदा पार्वती अवदत् मम पत्युनाम शिव इति शिव पदस्य अन्यार्थ। इस तरह से आपको पढ़ना है, प्रश्न बताना है। शिव पदस्य अन्यार्थ कह, क्या झाड़ू होगा, स्त्रीगाल होगा, या स्तंभ होगा, या पशु होगा। आपका बी का जो 88 का जो सटीक उत्तर है वो बी के साथ जा रहा है, स्त्रीगाल होगा। नवासी है, गतखंडे कया प्रश्न पृच्छते, लक्ष्म्या पार्वत्या गौर्या दुर्गया। सटीक उत्तर जो जा रहा है वो ए के साथ जा रहा है, लक्ष्मी पूछ रही है पार्वती से। कयो संलाप सर्वेषां मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वतो या कौन। तो लक्ष्मी पार्वती संवाद है, लक्ष्मी पार्वती होगा। 6 अंकों वाली एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इसका मान बताना है। अब इसको आप रोक रोक के लगाओ, केवल मैं उत्तर आपको बताऊंगी। आपका 91 का डी सही हो जाएगा, 91 का आपका 21 सही है। 92 का कौन सा सही है, 92 को लगाओगे तब पता चलेगा कौन सा सही है। तो 92 का भी आपका डी सही है। 93 देखते हैं, 93 का कौन सा सही है, 93 का आपका सी सही है। क्या सही है, सी सही है। 94 का कौन सा सही है, 94 का भी आपका बी सही है। 95 देखते हैं, 95 का कौन सा सही है, 95 का भी बी सही है। 96 देखते हैं, 96 का कौन सा सही है, 96 का आपका डी सही है। 97 में आपका कौन सा सही है, 97 में आपका सी सही है। अंठानवे देखते हैं, 98 में आपका ए सही है। 99 देखते हैं, 99 में भी आपका ए सही है। 100 देखते हैं, 100 में आपका सी सही है। 101 में आपका ए सही है, 101 में ए सही है। 102 में आपका सी सही है। 103 में आपका डी सही है। 104 में आपका सी सही है। 105 में आपका बी सही है। 106 में भी आपका बी सही है। 107 में आपका कौन सा सही है, ए सही है। 108 में आपका ए सही है। 109 में आपका बी सही है। 110 में आपका बी सही है। 111 में आपका डी सही है। 112 में आपका बी सही है। 113 में
113 में भी बी सही है। 114 में आपका डी सही है। 15 में बी सही है। 16 में सी सही है। 17 में सी सही है। 18 में ए सही है। 19 में सी सही है। 20 में सी सही है। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या सूर्य है या पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? सटीक उत्तर हो जाएगा सूर्य। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में फोटॉन यानी छोटी छोटी प्रकाश तरंगें पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। पूछ देगा कि जीवन का प्रमुख संवाहक कौन है? तो अगर सौर ऊर्जा और पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक पूछे तो सूर्य को लगाना है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? क्या 25% या 30%, 50% या 10%? सटीक उत्तर हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा? 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। 10% नियम किसने दिया? लिंडमैन ने। 10% का नियम प्रश्न पूछ देगा कि 10% का नियम किसने दिया, किस सन में दिया? तो याद रखना, लिंडमैन ने 1942 में दिया था। लिंडमैन ने 1942 में दिया था। 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है। कितने भाग? 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा में ले लेता है तथा अपने से आगे के लिए केवल 10% छोड़ता है। 90 ले लेता है और केवल 10 छोड़ता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? किस ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं? क्या बृहस्पति है या शनि है, शुक्र है या मंगल है? तो याद रखना है, शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सुनामी का कारण क्या है? एक बहुत गर्म समुद्री धारा, या मछलियों का बहुत बड़ा समूह, या पिघलता हुआ ग्लेशियर, या समुद्र तल में भूकंप? आपका सटीक उत्तर डी ही है, समुद्र तल में भूकंप। समुद्र तल में भूकंप जो है ये सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है
जिसका अर्थ है तट पर आती हुई या तट पर आने वाली लहरें। समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है। यानी समुद्री तूफान को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। समुद्र तल में भूकंप को सुनामी कहते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। सटीक उत्तर 25 का आपका ए के साथ जा रहा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। उत्तर पूर्वी, इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से या लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। सी सही उत्तर हो रहा है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या हो जाएगा? गंगोत्री ग्लेशियर। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किमी है, जो भारत के 5 राज्यों, गंगा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पूछेगा कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो फरक्का नामक स्थान पर, जहाँ से इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। वहाँ जैसे ही प्रवेश करती है तो वहाँ से इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर यह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। याद रखना है राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल, पेयजल आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना में से एक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत के नहरों में से एक है। एक अध्यापक मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है। दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। आपका 28 का सी के साथ जा रहा है। दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। दोनों की आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे पर है, क्योंकि मेघा पाटेकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। पूछ देगा प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो याद रखना है मेघा पाटेकर। क्या रखना है? मेघा पाटेकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। तथा अमृता देवी बिश्नोई भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को न काटने का अभियान चलाया। इन दोनों द्वारा चलाया गया आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है।
संबंधित था। अतः अध्यापक इन दोनों के योगदान पर वार्तालाप के जरिए पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी दे रहा है। सटीक उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? क्या डीजल है, या पेट्रोल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस है? कौन सा सही है आपके अनुसार? 29 का सही बताएं। सटीक उत्तर डी हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे सीएनजी के नाम से जाना जाता है, यह वाहनीय ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही सीएनजी कहते हैं। चूँकि यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़ित रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। क्या निर्देशित करता है? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, बी और सी दोनों। आपका सटीक उत्तर डी हो रहा है, बी और सी दोनों। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकर को बजाना तथा जनसभाओं की तीव्र गति से संचालित करने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। यूफॉर्बियस फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? क्या जैट्रोफा है, या कैडल नट ट्री है, या कापर लीफ है, या सर्पगंधा है? तो याद रखना है, विकल्प ए सही हो रहा है, क्योंकि जैट्रोफा यूफॉर्बियस फैमिली की फसल है, जिसमें बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। कांकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में इस देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। पूछेगा कहाँ लगाया गया है जैट्रोफा से बनने वाला डीजल गैस, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? कांकीनाडा, आंध्र प्रदेश। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। याद रखना है, केरल में। कहाँ? केरल में। क्यों? शांत घाटी भारत के केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में स्थित है। यह स्थल विविधता का प्रमुख स्थल है, जिसे हॉट स्पॉट भी कहते हैं। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी घाटी में पाई जाती है। प्रश्न पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना केरल में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखना है, विकल्प बी सही हो रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। आगे है, जल समस्या का निराकरण संभव है किससे? क्या जल
अपव्यय रोककर या समुचित जल प्रबंधन कर या वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा या इनमें से सभी। सटीक उत्तर डी हो रहा है, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206, 175। सटीक उत्तर आपका जा रहा है सी के साथ, 206 होता है। क्या होता है? 206। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है किसके द्वारा? अमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहद आंत की दीवार से, यकृत में। सटीक उत्तर बी के साथ जा रहा है, छोटी आंत की दीवार में। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन का उपयोगी पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत की दीवार में होती है। शरीर में पचे हुए भोजन का जो है ये छोटी आंत की दीवार से होती है। इस आंत की दीवार पर अंगुली समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहा जाता है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौ। सटीक उत्तर सी हो जाएगा, साबूदाना। जो साबूदाना होता है वो क्या होता है? बीज नहीं है, लेकिन गेहूँ, काली मिर्च एवं सौ बीज है। साबूदाना क्या है? इनमें नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? मंड से बनाया जाता है। पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण, पृथक्करण, छानना, ऊर्ध्वपातन। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सटीक उत्तर आपका बी हो रहा है। सटीक उत्तर बी हो रहा है, पृथक्करण। पृथक करते हैं। क्या करते हैं? पृथक करते हैं। पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन तथा गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करना पृथक्करण की क्रिया कहलाती है। जबकि ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कोई ठोस होता है वो द्रव न बनकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका कपूर है, कपूर क्या होता है? तरल न बन करके सीधे गैस में उड़ जाता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। सटीक उत्तर डी हो जाएगा, छात्रों का विश्वास। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग, कटे और घाव, सामान्य ज्वर, आँख की सूजन, दांत का दर्द, ताजे धनिये के बीजों से, हल्दी के चूर्ण से, मेथी के बीजों की चाय से, हींग के चूर्ण से। आपका 40 का जा रहा है डी के साथ। किसके साथ? डी के साथ जा रहा है। आपका डी में क्या दिया है? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से ठीक होते हैं। कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से ठीक होते हैं, यानी पहला का दूसरा हो गया। अब दूसरा का तीसरा कह रहा है, यानी बी का तीसरा। सामान्य ज्वर मेथी के बीजों की चाय से। अगर सामान्य जनरल बुखार आ रहा है, सामान्य बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है, तो क्या होगा? मेथी के बीजों उसके चाय से ठीक हो जाएगा। मेथी को उबालिए और उसकी चाय को पी जाइए, उससे आपका सामान्य ज्वर ठीक हो जाएगा। सी में क्या है? आँख की सूजन, ताजे धनिये के बीजों से आँख की सूजन ठीक हो जाएगा। ताजे धनिये की सूजन से आपके आँखों का जो है सूजन ठीक हो जाएगा। डी क्या है? दांत का दर्द,
हींग की चूर्ण से दांत दर्द कर रहा है और हींग के चूर्ण से आपका दांत ठीक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 40 के बाद 41। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, गेहूं की, धान की, दलहन की, उपरोक्त सभी की। सटीक उत्तर आपका सी हो रहा है। क्या हो रहा है सटीक उत्तर? सी, दलहन की। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु फलियों की जड़ों में स्थिर संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल कहते हैं। फलीदार पौधों फेबेसी परिवार के हैं। पूछेगा फलीदार पौधे किस परिवार के हैं? तो फैबेसी परिवार के हैं। इन पौधों को राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के साथ एक सहजीवी जुड़ाव होता है, जो उनकी जड़ों में रहता है, जड़ नोडूल बनाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए नाइट्रेस और नाइट्राइट में बदलता है, और पौधे बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं तथा यह दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है। इसलिए सटीक उत्तर सी के साथ जा रहा है। बायोमैग्निफिकेशन है क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी। 42 का आपका सी के साथ जा रहा है। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, यही आपका सटीक उत्तर है। 42 का आपका सटीक उत्तर सी है, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, जबकि आवर्धन, अजैव निम्नीकरण व्यर्थ पदार्थ जैसे पीड़कनाशक, कीटनाशक उत्पादों में से एक होकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश पाते हैं तथा उनका उच्च पोषी स्तरों में सांद्रण जैविक आवर्धन कहलाता है। उच्च पोषी स्तरों पर इन हानिकारक पदार्थों की बढ़ती हुई मात्रा उपापचयी क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास और जनन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। आपका सटीक उत्तर हो जाएगा हरे पौधे। अगर पौधे ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगा? भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 44 का सटीक उत्तर जा रहा है आपका बी के साथ। 44 का बी के साथ जा रहा है, यानी 8 राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 राज्य। क्या आप जानना चाहेंगे तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इसको ट्रिक के माध्यम से याद करोगे तो याद करना है गरम छाछ पर मित्र। क्या याद करना है? गरम छाछ पर मित्र। गरम छाछ, गरम से गौ से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, गरम छाछ, प से पश्चिम बंगाल, मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। याद हो गया? गरम छाछ पर मित्र भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, यानी 8 राज्य का नाम ट्रिक से याद करना है। गरम छाछ पर मित्र। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को,
प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। आपका सटीक उत्तर 45 का सी के साथ जा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। मेढक जो है क्या है? मेढक एक प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा या द्वितीयक उपभोक्ता में? काउंट करके बताए किस में आएगा। यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि इस श्रेणी के उदाहरण हैं। प्राथमिक उत्पादकों के द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक, मांसाहारी मछली, बिल्ली तथा भेड़िया। ये द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। 19वीं शताब्दी में बाह्य समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। 46 का सी के साथ जा रहा है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में किया गया। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में किया गया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय को लगाना है। इसको लगाना है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता। इनकी प्रमुख कृतियों में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जो है प्रमुख है। राजा राम मोहन राय की जो प्रसिद्ध रचना है वो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस प्रमुख है। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना है, मूर्ति पूजा का विरोध है, अवतारवाद का खंडन है, पुरोहितवाद का विरोध है, आत्मा की अमरता से विश्वास है। ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर तथा आचार्य केशव चंद्र सेन भी जुड़े थे। ब्रह्म समाज अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था है। 4-5 एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें से आपको मिला। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ कहाँ? अमृतसर में। कहाँ हुआ? अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। किसके? सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, क्योंकि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल ऑफ डायर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल ऑफ डायर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 लोग घायल हो गए। पूछ देगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्ति मारे गए, तो याद रखना है 379, 80 में एक कम। 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। अब पूछ देगा कि जलियांवाला बाग के लिए वहाँ पर हंगामा क्यों मचा, तो याद रखना है ये दो लोकप्रिय जो दो नेता थे सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू,
इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं लोगों के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। उसी एकत्रित हुए लोगों पर जो बिल्कुल निहत्थे थे, उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं था और उस समय के जो ब्रिटिशी थे वो जनरल डायर उन पर गोली चला दिया, उन भीड़ों पर गोली चला दिया, जिससे 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? क्या A.O. ह्यूम या सुरेंद्रनाथ बनर्जी या W.C. बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी? 48 का सटीक उत्तर सी के साथ जा रहा है, W.C. बनर्जी। क्या हो जाएगा? W.C. बनर्जी। 48 का सी, W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक में A.O. ह्यूम थे। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ। 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ, जिसके अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 72 सदस्यों ने, जिनमें से 1885 में बम्बई से 72 सदस्य बम्बई से अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ये प्रथम अधिवेशन था। 1886 ये कलकत्ता से हुआ। इसमें 434 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ये द्वितीय अधिवेशन थे। पूछ देता है कि प्रथम अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? प्रथम अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो W.C. बनर्जी थे। 1885 में हुआ और 85 के एक साल बाद 86 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और उसमें कितने सदस्य थे? 434। प्रथम में 72, दूसरे में 434 और ये दादा भाई नौरोजी थे कलकत्ता से। ये द्वितीय अधिवेशन हुआ। बम्बई से बनर्जी, ब से बनर्जी, याद रखना, ब से बनर्जी, W.C. बनर्जी, और कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। 1886, 86 के एक साल बाद 87 यानी 1887 ये मद्रास से हुआ। क्रमशः संख्या बढ़ती गई, 607 हो गया। यहाँ से बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, जो तृतीय अधिवेशन है। तैयब तृतीय याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी तृतीय थे और इनमें सदस्यों की संख्या 607 थी। 607 याद रखना है। और ये कहाँ से थे? मद्रास से। इसके बाद चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद से। इसमें 1248 सदस्य थे। जॉर्ज यूले जो थे वो चतुर्थ में थे। तो कौन सा विकल्प सही होगा? W.C. बनर्जी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ? तारापुर, कल्पक्कम, रावतभाटा, काकरापार। 49 का सटीक उत्तर ए के साथ जा रहा है, तारापुर। क्या जा रहा है? तारापुर। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1969 को हुई। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1969 को हुई। यह पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। यह पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। यह भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौतों के तहत किया था। हस्ताक्षरित 123 समझौतों के तहत किया था। अतः अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस प्रकार है। परमाणु ऊर्जा और राज्य: कल्पक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात है। काकरापार कहाँ है? गुजरात है।
तारापुर कहाँ है, अभी मैं बताई हूँ। तारापुर कहाँ है, ये भारत में है। कहाँ है, भारत में है। इसके बाद तलपक्कम तमिलनाडु में है। रावटभाटा राजस्थान में है। काकरापार गुजरात में है। अब वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत है। पूछ देगा वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, तो याद रखना 7 राज्यों में। इस समय अभी तो 3-4 देखे थे, 4 देखे हो, अब 7 हो गया। 7 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत है। अब 150 देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? 1928, 1917, 1935, 1945। सटीक उत्तर आपका बी जा रहा है 1917। क्या हो जाएगा? 1917 का चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, जिसने भारत में गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया। इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट पहला कंप्लीट हो गया, जिसमें 150 प्रश्न था और 150 प्रश्नों का सटीक विकल्प यहाँ नीचे दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हो तो सटीक उत्तर यहाँ भी देख सकते हो। इस तरह से आप देखिए, ये आपका बिल्कुल न्यू बुक से था। यहाँ न्यू बुक देखिए, बिल्कुल 26-27 का बुक है। इससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ये बिल्कुल कम न्यू बुक था, इसलिए आप अपनी तैयारी को पूरा करें। थैंक्स। फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक से आप इसे कंप्लीट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।